हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में हिंदी के अंतर्गत राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जो NS आप करते थे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जिसका पेपर अभी नवंबर में होना है, उसकी हम दोहराई कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ठीक है, उसकी दोहराई के लिए बेटा आपको 2 कार्यपत्रक मिले हैं, कार्यपत्रक 1 और कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 1 की मैंने वीडियो बना दी है, अब हम कार्यपत्रक 2 करेंगे। अच्छा बेटा, इसकी दोनों की मैंने वीडियो अलग अलग बनाई है क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती और यहाँ पे आपको आंसर्स दे रखे हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो बनाती हूँ ताकि बच्चों को पता चल जाए कि कैसे क्यों हुआ। आंसर्स देखो आपके सामने हैं, लेकिन समझना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना तो फिर पेपरों में आप बिल्कुल मार नहीं खाओगे, आपके पूरे पूरे नंबर भी आएंगे और आपको आता भी होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझना। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या आप लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं लेकिन आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। यहाँ पे आपके जो हमारी MCD की वर्कशीट्स आती हैं वहाँ सभी वर्कशीट के सॉल्यूशंस हैं और चैप्टर्स की वीडियो भी है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है बेटा, सभी समझने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। देखिए बेटा, ये हमारा कार्यपत्रक 2 है, कार्यपत्रक 1 हम कर चुके हैं और आप उसकी वीडियो भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपकी टीचर आपको प्रोवाइड करवा देगी। 5वीं कक्षा की मैं बात कर रही हूँ, हिंदी की। ठीक है, NAS की वर्कशीट है, आंसर्स दे रखे हैं। इसमें क्या होता है बेटा, 3 पैराग्राफ होते हैं। पहला तो अनुच्छेद होता है या पंक्तियाँ होती हैं, दूसरी हमारी कविता होती है और तीसरा हमारा चित्र होता है जिसको देख के हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, है ना। तो हिंदी में सबसे पहले हमें क्या है, ये दे रखा है बेटा, पैराग्राफ, पंक्तियाँ, अनुच्छेद। सर्दी गई, वसंत का आगाज। आगाज मतलब आना, आगमन, शुरुआत। यह ऋतु अधिकतर फरवरी और मार्च में आती है। वसंत की ऋतु कब आती है? सर्दी जाने के बाद आती है और फरवरी मार्च में आती है। इसका मतलब सर्दी जनवरी तक होती है। यही बातें समझाने के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। एवं अत्यंत सुहावनी होती है। जो ये मौसम होता है ना बेटा, बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें ना गर्मी होती है ना ठंड होती है। इस ऋतु में सर्दी और गर्मी की अधिकता नहीं होती। देखो मैंने तो पहले ही बता दिया, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। इसीलिए वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऋतुराज, यानी ऋतुओं का राजा। वसंत ऋतु के आगमन से ही फूल भी अंगड़ाई लेने लगते हैं, यानी जो फूल हैं वो खिलने लग जाते हैं। जो पत्ते हैं वो झड़ के नए नए कोपलें आ जाती हैं, जो फूल हैं वो खिल के बहुत सुंदर लगते हैं। इस मौसम में गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, सरसों आदि के फूल खिलते हैं। मतलब इस समय कौन कौन से फूल मिलते हैं? गुलाब, गेंदा, सरसों। ठीक है, किसानों की मेहनत का फल खेतों में लहराता है। मतलब इस समय जो फसल बोते हैं किसान, वो खेतों में लहला उठती है। इस समय कौन सी फसलें बोई जाती हैं? गेहूं की फसल ज़्यादा बोई जाती है, चना बोया जाता है, सरसों बोई जाती है और उनकी फसल पकने के लिए तैयार होती है। पूरी तरह पकती तो नहीं है, लेकिन इस समय बहुत अच्छा होता है फसलों के लिए। उनके खलियान भरे होते हैं। खलियान यानी खेत ही होता है बेटा। ठीक है, भरे होते हैं मतलब फसल पकने के बाद वो खेत में उग जाती है अच्छी तरह से। इस ऋतु में जीवन में एक स्फूर्ति और खुशी का संचार होता है। जीवन में खुशियाँ आती हैं, स्फूर्ति मतलब ताजगी आती है, सबको अच्छा अच्छा लगता है। सर्दी चली जाती है, सर्दी में सब ठिठुर के रहते हैं। ठीक है, बच्चे तो कई बार नहाते भी नहीं है, लेकिन फिर मौसम बदलने लग जाता है तो सब ताजगी से भर जाते हैं। इस खुशी का प्रतीक है वसंत पंचमी और होली का त्यौहार। इस मतलब जो लोग खुशी मनाते हैं वो क्यों? वसंत पंचमी। वसंत पंचमी क्या है? जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो वसंत पंचमी मनाई जाती है। और होली का त्यौहार भी इसी समय आता है। होली रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, पानी डालते हैं, मज़े करते हैं, तो इसीलिए ताजगी आ जाती है जीवन में। बच्चों की परीक्षाएं हो जाती हैं, वो नई कक्षा में जाते हैं, उनमें भी ताजगी होती है। वसंत ऋतु का सीधा संबंध प्रकृति से है। हमें प्रकृति की देखभाल करनी चाहिए। वसंत ऋतु का संबंध किससे बता दिया? प्रकृति से। और हमें प्रकृति यानी अपने आसपास के वातावरण का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पेड़ों की कम कटाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। प्रकृति किससे बनी हुई है? पेड़ों से। पेड़ों की कटाई कम होनी चाहिए, पेड़ों की देखभाल अधिक होनी चाहिए। नदियों में साफ जल बहे, पर्यावरण स्वच्छ रहे, सब खुशहाल रहे। यही वसंत ऋतु का या वसंत का
संदेश है। ठीक है, अब देखो आपको समझ में आ गई सारी बातें। अब आप आंसर जल्दी जल्दी दे पाओगे। ऋतुराज का क्या अर्थ है? ऋतुओं का राजा, मैंने पहले भी बताया था, ऋतुओं का राजा। वसंत ऋतु के महीने कौन से हैं? फरवरी और मार्च, पढ़ा था यहाँ पे हमने, फरवरी मार्च, फरवरी और मार्च। हम प्रकृति की देखभाल कैसे कर सकते हैं? पेड़ों की देखभाल करके, पेड़ों की रक्षा करके। ठीक है, पेड़ पौधे लगाकर, पेड़ों से संबंधित आंसर होना चाहिए आपका। किसानों की मेहनत का फल, वाक्य में फल का क्या अर्थ है? फल खाने वाला फल नहीं, फल यानी उनकी फसल पक जाती है। ठीक है, खेतों में फसल पक जाती है। समझ गए आप सभी? अगला है गद्यांश में आगाज। आगाज मैंने शुरू में ही बता दिया था, शुरुआत, आगमन, आना। ठीक है, तो आपका आंसर है शुरुआत। आगे बेटा पंक्तियां हैं कविता की, ये पढ़ेंगे। ये वतन हमारा सारे जग से न्यारा, जो हमारा देश है, जो हमारा वतन कौन सा है? भारत। ये पूरी दुनिया में सबसे अलग है, जान से प्यारा है ये वतन हमारा। हमारा जो ये वतन है हमको अपनी जान से भी अधिक प्यारा है। ये ऊंचे इसके पर्वत, इसके पर्वत क्या है? ऊंचे हैं। बहते इसके झरने, और इसमें झरने बहते हैं। झील में शिकारा लूटे दिल हमारा। झील में शिकारा क्या होती है बेटा? नाव होती है जिसमें बैठ के लोग तैराक, उसका मतलब पानी में जो नाव होती है उसमें बैठ के आनंद लेते हैं। ठीक है, तो जो शिकारा है वो एक प्रकार की नाव होती है। उसमें जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि झोपड़ी जैसी बना रखी होती है, वो शिकारा बोलते हैं उसको। वो लूटे दिल हमारा मतलब हमें बहुत अच्छी लगती है। रंग, बोली, भाषा, खेल या तमाशा है अलग मगर देश एक सारा। यहाँ पे रंग अलग है लोगों का, बोली अलग है, बोलने का तरीका अलग है, भाषाएं अलग है, कितनी सारी भाषाएं बोली जाती है। खेल भी अलग अलग हैं, तमाशे मतलब अलग अलग करतब होते रहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद क्या है? हमारा देश एक सारा मतलब एक है। सभी चीज़ों के अलग होते हुए सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो भारत को बांधे रखे हुए हैं। आप इस चीज़ को अभी से अपना लोगे ना जीवन में, कि धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे, जाति के आधार पर किसी भी चीज़ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए कि मैं किसी से बात ना करूं क्योंकि वो अलग धर्म का है, अलग जाति का है, उसके साथ बैठूं ना, खाना ना खाऊं। ये भारत की एकता को तोड़ते हैं। मिलजुल के रहना चाहिए आपस में सभी को। ठीक है, आगे है हरी भरी धरती सबकी मन हरती। हरी भरी धरती मतलब यहाँ की धरती हरियाली है, फसलें अधिक उगती है। हरियाली तभी तो होगी ना जब फसलें खूब उगेंगी। सबका मन हरती, सबके मन को खुशी से भर देती। हरना मतलब खुशी से भरना। सींचती हैं इसको गंगा जमुनी धारा। सींचना मतलब फसलों की सिंचाई के लिए, या यहाँ पर कौन सी नदियाँ बहती हैं? गंगा यमुना। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ की प्रसिद्ध नदियाँ कौन सी है? गंगा यमुना, जो इसको सींचती हैं, फसलों के लिए पानी देती हैं। आँच इस पर आने न पाए, शान इसकी जाने न पाए। आँच मतलब कोई भी हमारे देश को नुकसान ना पहुँचाए, और इसकी जो शान है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। भारत का मान सम्मान हमें बढ़ाना चाहिए। शान मतलब मान सम्मान। ये वतन हमारा, ये वतन हमारा, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। सारे जग से प्यारा, सारे जग से न्यारा। पूरी दुनिया में सबसे अलग है, हमको बहुत प्यारा है। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाओगे। कविता में पर्वत की विशेषता बताने वाला शब्द बताओ। पर्वत कैसे हैं यहाँ पे? पर्वत देखो, ऊंचे इसके पर्वत। पर्वत कैसे? ऊंचे। झील में शिकारा किससे संबंधित है? कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर में डल झील में लोग शिकारा में बैठ के आनंद लेते हैं। झील का नाम भी बता दिया मैंने, डल झील। ठीक है, वो ज़्यादातर कश्मीर में है, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। बाकी जगह जो है हिमाचल, उदयपुर, उत्तराखंड, यहाँ पे बेटा झीलें नहीं हैं। कविता में कवि किससे प्यार करता है? कविता में कवि अपने देश से प्यार करता है। किससे प्यार करता है? पूरी कविता किसके बारे में है? देश के बारे में है। रंग, बोली, भाषा सब अलग होने पर भी देश एक है। यह क्या दिखाता है? अनेकता में एकता। भारत कैसा है? अनेक चीज़ों को मिलाकर एक बना हुआ है। सब कुछ अलग अलग है फिर भी लोग एक हैं, तो अनेकता में एकता।
हरी भरी से कवि का क्या मतलब है, बहुत सारे पेड़ हैं, फसलें हैं, ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। हरी भरी, हरा रंग बिछा है, हरी भरी घास है, हरी चादर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पेड़ पौधे हैं, फसलें उगती हैं, हरियाली है चारों तरफ, ठीक है। और हरियाली फसलों से और पेड़ पौधे से ही होती है। यहाँ पे पेड़ पौधे दे रखे, लेकिन अगर कहीं पे फसलें दियो तो वो भी ठीक माना जाएगा, ठीक है। पूरा कर लीजिए इसको। अगला बेटा, चित्र देख के प्रश्नों के उत्तर देने। ग्राफ दे रखा आपके सामने, 10, 20, 30 डिग्री, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दे रखा है। दिल्ली का तापमान 33%, शिमला का 22, बेंगलोर का 28, जैसलमेर का 38, ठीक है। सबसे अधिक बात करें तो बेटा इधर जैसलमेर का, और सबसे कम शिमला का तापमान, ठीक है। दूसरा है बेटा, यही बार ग्राफ दूसरी बार फिर से है। ये देखो, दिल्ली का 23% हो गया, शिमला का 10, बेंगलोर का 24, जैसलमेर का 25। जैसलमेर का दोनों बार सबसे अधिक है ना, और शिमला का दोनों बार सबसे कम है। और किसके बदलाव सबसे कम आया, मतलब इधर 28 था, इधर 24 था, और इधर 38 था, इधर 25 था। सबसे कम बदलाव किस में आया, जैसे बेंगलोर में बदलाव कम आया है, बाकी समय ज़्यादा बदलाव आया है, ठीक है। चलिए अब प्रश्नों की बात करते हैं। ग्राफ किस आधार पर तुलना की जा रही है, ये सारी बातें किसके बारे में, तापमान के बारे में, वहाँ पर मौसम कैसा उसके बारे में, ठीक है। ग्राफ देखकर बताएं कौन सा शहर दूसरे शहरों की अपेक्षा एक ठंडा प्रदेश है। दोनों में मैंने बताया ठंडा कौन सा है, शिमला, दिल्ली, जैसलमेर, बेंगलोर उदाहरण है, मतलब ये नाम है। तो ये नाम क्या होते हैं, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर ये शहर बोल देते तो जातिवाचक, लेकिन बिल्कुल नाम बताया है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा शहर शब्दकोश के हिसाब से पहले क्रम पे होगा। शब्दकोश मतलब ए, आ, ई, ऊ, ए, आई, इस तरह से सजाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, क कबूतर, उससे जुड़ा हुआ कोई नहीं है, ख, ग, ग, च, छ, ज, झ, इ। तो अगर इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे ज, जग सबसे पहले आएगा, उस हिसाब से जैसलमेर सबसे पहले आएगा, ठीक है। जैसे आपके क, ख, ग, गड़े होते हैं ना, उस हिसाब से वर्णमाला वैसी बनी है, सबसे पहले क्या आएगा, जैसलमेर। दोनों दिन कौन से शहर के तापमान में सबसे कम अंतर है, दिखाया था ना मैंने ये आपको समझाने के लिए। बेंगलोर के तापमान में सबसे कम अंतर 28 से 24 पे गया, बाकी सब में ज़्यादा है, ठीक है। समझ आ गया सभी को, इसको पूरा कर लेना आप सभी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्यपत्रक समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।